थॉट is a mental process of creating, organizing and manipulating the ideas, concept and information. Thought क्या है? Mental process of creating, organizing, manipulating ideas, concept and information. इसको थॉट बोलते हैं। विचार क्या होते हैं? विचार माइंड की वो प्रोसेस है जिससे हम आइडियाज, विचारों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो आइडिया हो, कंसेप्ट हो या कोई इंफॉर्मेशन हो, उसको कहते हैं थॉट। तो थॉट जो है ना वो हमें कोई भी चीज इंटरप्रेट करने में, एनालाइज करने में या दुनिया के अंदर जो भी रिस्पॉन्स कोई भी हम अपना दे रहे हैं उसको करने में मदद करते हैं। इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस एंड रिस्पॉन्ड टू द वर्ड, ये फंक्शन है थॉट की, ठीक है। अब थॉट अलग अलग टाइप के, ये वो खूब लंबा चौड़ा है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम कर रहे हैं माइंड। व्हाट इज माइंड? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ माइंड? क्योंकि माइंड के छोटे छोटे रूब्रिक 3, 4, 5 है। माइंड क्या होता है? देखो पहले तो इसको समझ लो, ब्रेन और माइंड दोनों अलग है, ठीक है। तो माइंड क्या है? माइंड इज टोटलिटी ऑफ मेंटल फंक्शंस एंड प्रोसेसेस। मेंटल फंक्शंस और प्रोसेसेस जिसमें थॉट्स हैं, इमोशन है, मेमोरी, विल, परसेप्शन एंड इमेजिनेशन है, जिसके कारण पेशेंट अवेयर होता है, सोचता है, फील करता है और एक्ट करता है। इसको माइंड कहते हैं। आप लिखना चाहो लिख सकते हो, टोटलिटी ऑफ मेंटल फंक्शंस एंड प्रोसेसेस। टोटलिटी ऑफ मेंटल फंक्शन एंड प्रोसेसेस इंक्लूडिंग thought, emotions, memory, will, perception and imagination that enable a person to be aware, think, feel and act। ये मिला के माइंड होता है, टोटलिटी है, समझ गए? सारा कुछ, इमोशंस भी आ गए, मेमोरी भी आ गई, विल भी आ गया, हमारा परसेप्शन भी आ गई, इमेजिनेशन भी आ गई, जिसके कारण हम इस दुनिया को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ठीक है। उसके प्रति अवेयर भी हो रहे हैं, हम एनालिसिस भी कर रहे हैं, हम थिंकिंग कर रहे हैं, हम फील कर रहे हैं, हम एक्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हुई? ये इनर इनविजिबल फैकल्टी है जिससे कि हम लोग थिंकिंग कर रहे हैं, फीलिंग कर रहे हैं, रीजन कर रहे हैं, रीजन करना मतलब तर्क करना, एंड विल कर रहे हैं, ठीक है। ये जो माइंड है ना, ये माइंड ब्रेन से डिफरेंट है। आप समझ सकते हो, ब्रेन हार्डवेयर है और माइंड इज सॉफ्टवेयर। अब ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो माइंड क्या हो गया? माइंड एक फंक्शनल है, एब्स्ट्रैक्ट फंक्शनल एंटिटी हो गया, और ब्रेन हो गया एक ऑर्गन यानी कि बायोलॉजिकल एंटिटी। उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है और वो एक फंक्शनल एग्जिस्टेंस रखता है। तो जो ब्रेन है वो न्यूरॉन से बना होता है, जबकि जो माइंड है वो थॉट से, इमेजिनेशन से, आइडियाज से और इमोशन से बना हुआ है, ठीक है ना। तो साइकोलॉजी जो है ना वो हो गई हमारा माइंड, फिलोसफी जो हो गई वो हो गया माइंड, लेकिन जो न्यूरोसाइंस है वो हो गया ब्रेन। और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वाला मैंने एग्जांपल आपको बता ही दिया, ये सबसे आसान है। तो माइंड में क्या क्या आ गया? माइंड में थिंकिंग आ गई, ठीक है। थिंकिंग में भी अंडरस्टैंडिंग भी है, एनालिसिस भी है और रीजन करना भी हो गया। थिंकिंग इज अंडरस्टैंडिंग, एनालाइजिंग एंड रीजनिंग। फीलिंग, क्या फील कर रहे हैं हम इमोशंस को फील कर रहे हैं। इमोशन जैसे कि जॉय है, एंगर है, फियर है, लव है, हेट है, ये सारे इमोशंस हैं, ठीक है। हम परसीव कर रहे हैं, ले रहे हैं ना बाहर से, तो परसीव क्या कर रहे हैं? इनपुट हो गया एनवायरनमेंट से, ठीक है। रिमेंबर कर रहे हैं, जो भी कुछ स्टोर था उसको हम रिमेंबर कर रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं, ठीक है। इमेजिनेशन हो गया जब हम क्रिएटिविटी करते हैं, हम जो रियलिटी हमारे सामने नहीं है उसको भी हम कल्पना कर रहे हैं, ये है इमेजिनेशन। विल मीन्स, विल हमें डायरेक्ट करती है डू और डोंट्स में। आपकी इच्छा है, आप पढ़ रहे हो, ये विल है आपकी,
जो विल आपको कुछ दूसरा काम करने के लिए लेके जाएगी वो भी विल ही है। तो ये विल कहां से आती है? ये विल हमारे माइंड का फंक्शन है। तो विल स्ट्रांग हो सकती है, विल वीक हो सकती है। जो टिमिड लोग होते हैं, अरे छोड़ ना क्लास, हाँ ठीक है आपने कह दिया, अरे यार मैं कैसे करूंगा, वो घर आया हुआ है, मैं क्लास कैसे अटेंड करूंगा, ये वीक विल्ड लोग होते हैं। मेरी क्लास है, मुझे करनी है, ये स्ट्रांग विल होगी। तो कहां से आया ये फंक्शन? ब्रेन के टिश्यूज तो बराबर है, ये है उसकी फंक्शनल पावर, विल, जिसके नाम के आगे पावर लिखा होता है, विल पावर। इमेजिनेशन भी पावर है, रिमेम्बरेंस भी पावर है, परसीव करना भी पावर है, फील करना भी पावर है, और थिंकिंग तो पावर है ही। तो ये ब्रेन के फंक्शंस हैं। ये माइंड बन गया, ब्रेन फिजिकल हो गया, माइंड उसके फंक्शन हो गए। जो दिखता नहीं है, जिसको छुआ नहीं जा सकता, जो फंक्शन है, वो हो गया माइंड। तो हम होम्योपैथी में मेंटल सिम्टम, इस तरह वाले मेंटल सिम्टम लेते हैं, तो ये हमारे काम के होते हैं। ये सॉफ्टवेयर की एरर होती है। ठीक है, अब हम रूब्रिक को पढ़ते हैं। तो माइंड एब्सेंस ऑफ, तो माइंड यानी कि ये पांचों छह जो काम है हमारे माइंड के, ये नहीं कर पा रहा है, एब्सेंस ऑफ। तो आमतौर पे कहां यूज किया जाता है? जब हम परसीव नहीं कर रहे हैं। एब्सेंस का मतलब परसीव नहीं कर रहे हैं, या हम रिट्राइव भी नहीं कर रहे हैं, बुलाया आ जाओ, सुन ही नहीं रहा है, ये हो गया माइंड एब्सेंस ऑफ। देखो, जब तक डीपली चीजों को नहीं अंडरस्टैंड करेंगे, डिटेल स्टडी नहीं करेंगे, तो माइंड एब्सेंस ऑफ को कैसे समझेंगे? तो माइंड एब्सेंस का मतलब है ऐसा पर्सन जो ना सोच रहा है, ना फील कर रहा है, ना परसीव कर रहा है, ना रिमेंबर कर रहा है, ना इमेजिनेशन कर रहा है, ना ही अपनी विल को दिखा रहा है कि करना है नहीं करना है, ये माइंड एब्सेंस हो गया। अरे तुझे कह रहा हूं सुन ले, ये अपन जानते तो है ना माइंड एब्सेंस, लेकिन हमें ये नहीं पता कि एग्जैक्टली वो कहाँ एप्लीकेबल है ये चीज। ये है माइंड एब्सेंस ऑफ। तो क्या हम केवल इसके डिक्शनरी मीनिंग को जान के ऐसा समझ सकते थे? बिल्कुल नहीं। इसलिए रिपर्टरी को इतना डीप पढ़ना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट इज एब्सेंस ऑफ मोरल एंड विल पावर। एब्सेंस ऑफ मोरल एंड विल पावर। मोरल क्या होते हैं? नीतियां, जो परंपराएं होती हैं, जो नीतियां होती हैं, ये मोरल्स होते हैं। झूठ नहीं बोलना, दगा नहीं देना, अपने गांव, अपने आसपास के जो लोग हैं उन्हें अपना बहन भाई समझना, ठीक है, अपने देश को देश समझना, गद्दारी नहीं करना, ये मोरल्स होते हैं। तो जब उसका माइंड ही नहीं है, एब्सेंट है, तो सब कुछ एब्सेंट है, लेकिन ओनली दिस थिंग इज लैकिंग, तब हम लगाएंगे एब्सेंस ऑफ मोरल्स। एंड विल भी इसी में ले लिया। विल क्या होती है? टू डू समथिंग, टू एक्ट समथिंग, बीइंग रिस्पॉन्सिबल हो जाना। मैं ये करूंगा, ये विल है। मैं ये नहीं करूंगा, ये भी विल है। देख लो, आप जो कहो ठीक है, ये क्या विल हुई? ना ये विल है, तो कह देना नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये विल जब एब्सेंस हो, ये वाला, ये रूब्रिक लगेगा जब उनके अंदर विल एब्सेंस हो, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लाउडीनेस, कंफ्यूजन, डिप्रेशन एंड डलनेस। चारों को एक रूब्रिक बनाया गया हुआ है, अलग अलग पढ़ते हैं। क्लाउडीनेस क्या हुआ? चीज है तो सही लेकिन ढकी हुई है, क्लियर नहीं है। मन में है तो सही लेकिन कर नहीं पा रहा है, किसी भी कारण से हो चाहे। दिस इज क्लाउडीनेस। ये विल एब्सेंस से डिफरेंट है। आसमान में चांद नहीं है, ये है विल एब्सेंस। बादलों से ढका हुआ चांद है, ये है क्लाउडीनेस। तो विल है, विल नहीं है, अलग हो गए। और विल क्लाउडीनेस क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट है कंफ्यूजन। कंफ्यूजन क्या होता है? समवेयर डिसीजन ले चुका होता है पर्सन, समवेयर डिसीजन ले चुका होता है, एक्ट करने से पहले गड़बड़ हो रहा है या एक्ट करने के बाद भी गड़बड़ हो रहा है। मतलब वो लगता है जैसे एक स्टेप चल गया, नहीं मुझे इधर नहीं जाना था, इधर जा, ओहो नहीं मुझे रेड शर्ट नहीं खरीदनी थी, मुझे व्हाइट खरीदनी थी, ओहो। ये जो है ना, ये है क्लाउडीनेस में, वो डिफरेंट था, बता चुके हैं अपन, ठीक है।
तो क्लाउडीनेस इज डिफरेंट फ्रॉम कंफ्यूजन बट क्वाइट सिमिलर। तभी तो इन्होंने एक ही उसमें लिख दिया, एक ही रूब्रिक के अंदर सारी दवाइयां इनकी दोनों तीनों की हैं, लेकिन डिफरेंट रिपर्टरीज में ये डिफरेंट होते हैं, इसलिए इसको जानना जरूरी है। तो कंफ्यूजन इज इनएबिलिटी ऑफ टेकिंग एनी डिसीजन, ऐसा होता है। तो डिसीजन बन रहा है, कुछ तो बन गया, लेकिन नहीं, उसको लगता है नहीं ये गलत हो सकता है, ये होता है। मतलब डिसीजन नहीं है, डिसीजन है, हो गया, यहां बीच में उसको डाइसीनेस है। ठीक है, दिस इज कंफ्यूजन। नेक्स्ट है डिप्रेशन। डिप्रेशन की बात अपन कर चुके हैं। ठीक है, जो मेलंकोलिक में बताया था, मेलंकोलिया तो प्रोफाउंड हो गया, जो उससे कम वाला है दैट इज डिप्रेशन। ठीक है, लोनेस समझ लो डिप्रेशन को। ठीक है, और डलनेस भी लगभग वही है। डलनेस मोर ओवर एक सेंसरी जो है ना उसमें ज्यादा यूज किया जाता है, या पेशेंट जो है ना वो समझ ही नहीं पा रहा है, एक्ट ही नहीं कर पा रहा है, डल है। डल का मतलब जीरो ऐसा नहीं है, स्लो हो गया। ठीक है, तो ये क्लोज वर्ड्स हैं, इनके अंदर हमें अलग अलग जो अंतर है उसको जानना जरूरी है, तभी हम उसका यूज कर पाते हैं। क्योंकि ये डलनेस, डिप्रेशन और कंफ्यूजन अदर रिपर्टीज में डिफरेंट है, रूब्रिक ही डिफरेंट है। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया ना, क्लाउडीनेस, कंफ्यूजन, डिप्रेशन एंड डलनेस। ओके, नेक्स्ट इज एक्साइटमेंट, एक्सिलरेशन। एक्साइटमेंट, एक्सिलरेशन, क्या होता है एक्सिलरेशन? एक्सिलरेशन जो है ये हैप्पीनेस से रिलेटेड है। हैप्पीनेस, जैसी हैप्पीनेस होती है ना, जब जैसे मान लो क्रिकेट का मैच देख रहे हैं और जैसे लास्ट बॉल या 2-3 बॉल पहले जो विन हो गई ना, ओ ये भाई जीत गए, एकदम से आपस में वो करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, ये है एक्सिलरेशन। फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, जैसा कि विक्ट्री वगैरह के अंदर होता है, इसको बोलते हैं एक्सिलरेशन। यहाँ पे क्या होगा? एक्साइटमेंट, एक्सिलरेशन। तो ऐसी एक्साइटमेंट जैसे कि एक्सिलरेशन मैंने आपको बताया, विक्ट्री जैसी या हैप्पीनेस जैसी एक्साइटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट रूब्रिक है मूड डिस्पोजिशन, और इसके खूब सारे सब रूब्रिक्स हैं। ये जो अभी शुरू होने वाला है टॉपिक, मूड या डिस्पोजिशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। कब? कि जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग अपॉन द डिस्पोजिशन करते हैं। डिस्पोजिशन किसको कहते हैं? डिस्पोजिशन, डिस प्लस पोजिशन। जब पोजिशन से डिस होगा, क्लास में सब लोग बैठे हुए हैं, उनकी अपनी अपनी पोजीशन है। जब शांति से कोई लोग बैठे हैं तो पता चलता है क्या कौन माइल्ड है, कौन एंग्री है, कौन गुस्से वाला है, कौन कैसा है? पता चल रहा है चुपचाप बैठे बैठे। या हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड है, बीमार नहीं है कोई पर्सन, पता चलेगा कि कौन धीरज वाला है, कौन अधीर है, कौन एंटिसिपेट करने वाला है, कौन डरने वाला है, पता चलेगा। डिस्पोजिशन, जैसे ही पोजीशन से डिस्टर्ब किया, ये आर्टिकल ये रखा हुआ है, ये पोजीशन है इसकी, पता चल रहा है कि ये इधर को गिरेगा, इधर को गिरेगा, इधर गिरेगा, पीछे गिरेगा, कहाँ होगा? पता चल रहा है कोई? नहीं। लेकिन जैसे ये है, इसको हिलाया, ये खड़ा किया, अब इसको हिलाया, डिस्पोजिशन की, तो पता चला कि ये किधर को गिरने वाला है। डिस्पोजिशन, मुझे लगता नहीं है कि कोई भी आपको ये डेफिनेशन बताएगा। डिस्पोजिशन को आमतौर पे बेसिक नेचर ऑफ पर्सन बोला जाता है, जो कि गलत है, जो कि गलत है। जब नाम ही डिस्पोजिशन है तो बेसिक पोजीशन कैसे हो गई भाई? बेसिक नेचर कैसे हो गई भाई? डिस्पोजिशन है। जब पोजीशन से डिस्टर्ब करेंगे तो पेशेंट कैसे रिएक्ट करेगा, दैट इज डिस्पोजिशन। एंड दिस डिस्पोजिशन इज द मायाज्म। मायाज्म, that is the fundamental cause of chronic diseases. chronic diseases का fundamental cause है मायाज्म, और मायाज्म is the disposition। अब इसको इस रूप में समझो कि एक पर्सन अगर उतावला है, एंटीसिपेट करता है, जल्दीबाजी करता है, यही उसकी बीमारी की वजह है। अगर उसकी जिंदगी से ये चीज को हटा दोगे तो वो पर्सन कूल हो जाएगा और बीमार नहीं रहेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? डिस्पोजिशन ही बीमारियों की वजह है, खास करके क्रोनिक इलनेस की, एक्यूट की बिल्कुल नहीं।
और डिस्पोजिशन बेसिक नेचर इसलिए कही गई है कि बेसिक नेचर का तो पता ही नहीं चलता जब तक उसको छेड़ेंगे नहीं। रामायण में नहीं आता धीरज धर्म और न जाने क्या क्या को, इन चारों को, तो धीरज धर्म मित्र और नारी आपतकाल परखिए चारी। तो डिस्पोजिशन को परखिए आपतकाल में, डिस्पोजिशन होने पर परखो उसकी नेचर को। तो बेसिक नेचर ही डिस्पोजिशन है और डिस्पोजिशन को हम आपातकाल में ही परखते हैं और तभी पता चलेगा कि उसमें पेशेंस या जो भी कुछ है वो कितना है। दिस इज द मूड एंड डिस्पोजिशन। मूड को और समझ लो। मूड क्या है? कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड है जो प्रिडोमिनेंट इमोशंस हैं, प्रिवेलिंग एटीट्यूड है। मूड किसको बोलते हैं? मेरा मूड खराब मत कर, बड़े अच्छे मूड में हूं मैं, समझ रहे हो? तो मूड क्या है? मूड इज कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड। कॉन्शियस बाय होम? बाय अदर्स। लोगों को पता चलता है, सिर्फ उसको पता चल रहा नहीं है, लोगों को पता चलता है। कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड है या प्रिडोमिनेंट इमोशन है, ऐसा इमोशन जो प्रिडोमिनेंट है, एकदम सामने पता है ये बंदा उतावला है, इसको धीरज ही नहीं है, चक्कर काटे जा रहा है, बेचैन हो गया, ऑब्वियस है, स्पष्ट रूप से दिख रहा है ये इसका प्रिडोमिनेंट इमोशन है। या प्रिवेलिंग एटीट्यूड भी कहते हैं। प्रिवेलिंग मतलब जो प्रिवेल कर रहा है, जो उस पर्सन के अंदर उस वक्त एकदम से सामने ही पड़ा हुआ है, प्रिवेल कर रहा है, ऐसा एटीट्यूड, ऐसा बिहेवियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। और क्यों समझना जरूरी है वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि क्रोनिक इलनेस का फंडामेंटल कॉज और जो डिस्पोजिशन है ये हमारे लिए बहुत कॉज इंपॉर्टेंट है। सर माइंड, इमोशन, मूड और इमोशन कैसे रिलेटेड, एक बार थोड़ा सा इसको दोबारा क्लियर कर दीजिए, समझ नहीं। प्रीडोमिनेंट इमोशन से पहचाना जाएगा ना। बीमार होने पर रोए ही जा रहा है तो ये प्रीडोमिनेंट नहीं हो गया। शक किए जा रहा है, जरूर तुमने जहर मिला दिया होगा, तो प्रीडोमिनेंट इमोशन है। इमोशन तो हमने बताया था ना, ये इमोशन होते हैं, ठीक है ना। इमोशंस की बात हम कर चुके हैं कि दीज आर इमोशंस, इनको इमोशन कहते हैं। तो इमोशन जो प्रिडोमिनेंट हो जाएगा वो उसका मूड बन गया या उसकी डिस्पोजिशन बन गया। वो कंफ्यूज मत हो, बिल्कुल इजी है, ठीक है। अभी आगे जब आप सब रूब्रिक को देखेंगे तो भी आपको मोर क्लैरिटी हो जाने वाली है, ठीक है। तो मूड एंड डिस्पोजिशन एक टाइटल हो गया। नेक्स्ट पहला जो रूब्रिक है, एंग्जाइटी फेल्ट ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म। अब एंग्जाइटी क्या होती है भाई? आगे चलने नहीं देती, ये रिपर्टरी आगे बढ़ने नहीं देती, बहुत स्लो चलती है, क्योंकि हर एक वर्ड को हमें समझना जरूरी है। बिना समझे आगे चले जाएंगे, कुछ हासिल नहीं होने वाला। तो एंग्जाइटी किसको कहते हैं? एंग्जाइटी फेल्ट इन स्टोमक तो चलो देखेंगे बाद में, फेल्ट ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म, चलो थंडरस्टॉर्म क्या हुआ वो भी देख लेंगे, लेकिन फेल्ट ड्यूरिंग एंग्जाइटी है क्या चीज? हिंदी में जैसे मैंने आपको बताया स्टेप्स होते हैं ना इसको जानने के, कोई भी रूब्रिक को, तो एंग्जाइटी का हिंदी मीनिंग जिसको अपन जल्दी कोरिलेट कर पाते हैं, दैट इज घबराहट, बेचैनी। लेकिन ये घबराहट और बेचैनी क्या होती है? यू कैन राइट डाउन, और इफ यू नो तो सुन लो ध्यान से। एंग्जाइटी इज ए स्टेट ऑफ एप्रीहेंशन, टेंशन, अनईजीनेस। क्या क्या होगा? एप्रीहेंशन, टेंशन, अनईजीनेस arising from anticipation of danger, anticipation of danger or misfortune, mostly without a clear or appropriate cause। कारण नहीं पता, क्लियर नहीं है उसको, होने वाला है, एंटीसिपेट करेगा, ऐसा हो जाएगा, हो सकता है, ऐसा सोच सोच के एप्रीहेंशन यानी कि मन में आशंका, टेंशन, अनईजी हो जाएगा पेशेंट सोच सोच के, ये हो गई एंजाइटी। तो ये है एक वरी है, एक चिंता है अबाउट समथिंग जो कि बुरा होने वाला है इन द फ्यूचर। फ्यूचर, एक एक वर्ड का ध्यान रखो, फ्यूचर भी है, कुछ बुरा भी है, वरी है जो कि फ्यूचर में होने वाली है, एंटीसिपेट कर रहा है वो। एंजाइटी हमें किसी भी वक्त जीरो नहीं हो सकती, ये एक नॉर्मल इमोशन है जो सबके साथ रहता है, लेकिन जब ये एक्सेसिव हो जाए, जब लगातार बना रहे, तो ये पैथोलॉजिकल हो जाएगा। कामयाबी के लिए, सफलता के लिए,
अच्छी परफॉर्मेंस के लिए बैलेंस्ड स्टेट ऑफ एंजाइटी होना जरूरी है। जिसके जीवन में एंजाइटी नहीं होगी, लेट लतीफ होंगे, दुनिया उनसे आगे निकल जाएगी, वो पीछे रह जाएंगे। तो ये एंजाइटी होना चाहिए कि मुझे इतने बजे सुबह उठना है, बच्चे को स्कूल भेजना है, मुझे खुद की पढ़ाई करनी है, मेरे को क्लिनिक जाना है, मुझे ऑफिस जाना है, व्हाटएवर। तो क्या इसकी एंजाइटी नहीं होनी चाहिए क्या? अरे चले जाएंगे, हो जाएगा कुछ भी, उनको नौकरी पे कौन रखेगा? तो एंजाइटी का होना सफलता के लिए जरूरी है, लेकिन जब ये परसिस्टेंट बनी रहे और इम्प्रपोर्शनेट हो जाए, जो भी चाहिए उससे ज्यादा हो जाए, एक्सेस हो गई अमाउंट के अंदर, तो ये पैथोलॉजिकल हो गई। एंजाइटी और फियर डिफरेंट है। जैसे हम लोग म्याजम पढ़ते हैं तो बताते हैं ना कि एंजाइटी सो रहा है, और ये डिफरेंट है फियर से। फियर साइकोसिस है। अगर हम देखें फियर और एंजाइटी को देखें और क्लियर हो जाएगी अपने को। फियर जो है ना वो डेफिनेट कॉज होता है, सांप का डर, कुत्ते का डर, हाइट का डर, टीचर का डर, तो ये स्पेसिफिक नहीं हो गया। एंजाइटी वेग होती है, पता नहीं क्या हो जाएगा, कोई आ ना जाए, ओ भाई कुछ तो ये वेग है, फिक्स नहीं है। कुछ हो ना जाए, लगता है मुझे कुछ हो जाएगा, और कुछ क्या हो जाएगा, उसको लगेगा ना कि इस चीज से मुझे टीबी ना हो जाए, मुझे कैंसर ना हो जाए, तो ये फियर बन गया। ये एंजाइटी नहीं है, ये फियर है, ये फिक्स है, कुछ ना हो जाए, ये होगी एंजाइटी। फियर मोस्टली प्रेजेंट के अंदर होता है, और एंजाइटी फ्यूचरिस्टिक है, एंटीसिपेट करता है, वो फ्यूचर की घटना को अभी देख रहा है। तो एंजाइटी और फियर में अंतर है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो एंजाइटी है वो नेचुरल फिनोमिना है, हल्का सा स्ट्रेस होना और चैलेंज जब होता है कोई भी हमारी लाइफ में, तब जो रिएक्ट होना ये नॉर्मल है, ठीक है। हल्का बहुत एग्जाम से पहले जो अपने को स्ट्रेस हो जाती है ये है। और पैथोलॉजिकल कब हो जाएगा? जब इम्प्रपोर्शनेट है सिचुएशन के लिए, ठीक है, परसिस्टेंट हो गया, जिससे बॉडी को तकलीफ होने लगी, डिस्ट्रेसिंग हो गया वो, और इसकी वजह से हमारी डे टू डे लाइफ इंटरफियर होने लग गई है। एंजाइटी अबाउट हेल्थ, कुछ हो ना जाए मेरे को, एंजाइटी अबाउट हेल्थ, फाइनेंस की, फ्यूचर की, जो बच्चों की शादियों की चिंता, ये एंजाइटी है, ठीक है। सोशल अपीयरेंस की, मैं जाऊंगा वहां पे लोग क्या समझेंगे कि मैंने आज क्या पहना है, देखा है, जो भी सोचते हैं ना लोग, मेरे तो समझ से बाहर है। मतलब लोग कहते हैं कि मैं आज कैसा दिख रहा हूँ, मैं आज क्या हूँ, तो ये एंजाइटी है। सोशल अपीयरेंस को भी एंजाइटी के उसमें जोड़ लेते हैं, ठीक है ना। एंजाइटी और फियर का मैंने अंतर आपको बता दिया। एंजाइटी और पैनिक डिसऑर्डर में क्या अंतर है? पैनिक सडन होता है, इंटेंस होता है, और वो फियर है यानी कि प्रेजेंट में होता है, विद फिजिकल सिम्टम होगा, ऑफ कोर्स, बिल्कुल सही है ये, लेकिन सडन और इंटेंस होना भी जरूरी है, ठीक है। एक कंडीशन होती है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, GAD कहते हैं जिसको आजकल। एंजाइटी डिसऑर्डर, एंजाइटी अलग है, एंजाइटी डिसऑर्डर अलग है। एंजाइटी डिसऑर्डर होता है परसिस्टेंट एंड एक्सेसिव वरी अबाउट डेली मैटर्स। डेली मैटर, दिन में क्या क्या करते हैं, वो सारे मैटर के ऊपर उसको वरी रहती है। ये हो गई परसिस्टेंट एंजाइटी डिसऑर्डर। पैनिक मैंने आपको बता दिया। और फोबिया क्या होती है? फोबिया इज फियर ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या सिचुएशन, जैसे एग्रोफोबिया, भीड़ का डर। सोशल फोबिया एकदम पक्का, उसको सिर्फ उतनी सी बात का डर है, भीड़ में नहीं जा सकता, बस, ये फोबिया कहलाएगा। इसका मिलता जुलता ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। उसमें क्या होता है? एंजाइटी अराइजेज फ्रॉम इंट्रूसिव थॉट्स। इंट्रूसिव थॉट, दिमाग में थॉट बहुत चलते हैं, ये हुआ तो ये हुआ तो ये, उसके चक्कर में उसको कंपल्सिव एक्ट करना पड़ता है। उन थॉट से पीछा छुड़ाने के लिए एक्ट करना पड़ेगा। तो ये हो गया OCD। एक होता है पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर, PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। यहां पे एंजाइटी होती है पेशेंट को ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस के बाद में। ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस के बाद में, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस कैसा? मैं एक दिन जा रहा था, रात को अकेला था, मुझे कुछ लोगों ने पकड़ लिया, मेरी चैन छीन ली, मेरा पर्स छीन लिया, मुझे चाकू दिखाया, मुझे मारने को आए, लेकिन कैसे न कैसे करके थोड़ी देर में कोई और लोग आ गए, वो लोग भाग गए। उस दिन के बाद से मैं तो भाई रात में नहीं जा सकता, मेरे को तो नींद नहीं आती है, मुझे तो ऐसा हो गया। ये है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, PTSD।
जब से मेरे घर में फलाने की डेथ हुई तब से बस मैं तो नींद ही नहीं ले पा रहा हूँ, मैं तो खाना ही नहीं अच्छा लग रहा, मैं तो बस लगातार बेचैन रहने लग गया। ये है पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर। ये भी एक तरह का एंजाइटी ही है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा अंतर है, लेकिन अम्ब्रेला टर्म इज एंजाइटी ओनली। एंजाइटी के जो सिम्टम अपन देखते हैं, एंजाइटी जरूरी नहीं है पेशेंट बताएगा, मोस्टली पेशेंट छुपाएगा। तो पता कैसे चलेगी एंजाइटी है? एंजाइटी पल्पिटेशन बोलेगा पेशेंट, धड़कन बढ़ी हुई है, ट्रेमल्स, कंपन होता है हाथों में, स्वेट करेगा पेशेंट, सांस जल्दी लेगा, ब्रेथलेसनेस, पेशेंट फील कर सकता है कि डिजीनेस है, नौशिया, हाथों और पैरों में पसीने के कारण ठंडापन, और पेशेंट को यूरिन और स्टूल भी फ्रीक्वेंट हो जाएगा। हमें देखने पर पेशेंट लगेगा कि वो रेस्टलेस है, वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, और उसके आसपास के लोग उसको जान रहे हैं कि ये चिड़चिड़ा भी हो गया है, इसको नींद भी नहीं आती है, उसको लग रहा है कि ही विल लूज द कंट्रोल्स, बस की नहीं रहेगी, मैं नहीं गाड़ी चला सकता। बहुत सारे लोग हैं जो गाड़ी नहीं चला सकते। तो ये उनके फिजिकल सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, तो हमारा रूब्रिक क्या है? एंजाइटी फेल्ट ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म। एंजाइटी ऐसा ये सब कुछ फील करेगा ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म। थंडरस्टॉर्म क्या होता है? बिजली की कड़कड़ाहट के साथ में जब तेज हवाएं चले, चाहे बरसात हो न हो, दैट इज थंडरस्टॉर्म। नेक्स्ट इज एंजाइटी फेल्ट इन स्टोमक। तो एंजाइटी तो मैंने आपको बता दी, ये जब फील करेगा वो स्टोमक में, तब ये रूब्रिक लगने वाला है, एंजाइटी फेल्ट इन स्टोमक। नेक्स्ट इज एग्जाम से पहले पेट में गुड़गुड़ होती है, तो वो एंजाइटी फेल्ट इन स्टोमक कैसा? अगर स्टोमक एरिया में गुड़गुड़ होती है तो मानेंगे, और लोअर एब्डोमेन में हो रही है तब तो नहीं मानेंगे ये वाली बात। काहे को गुड़गुड़ होती है? आपको गुड़गुड़ क्यों जोड़नी है इसके साथ में? आप केवल एंजाइटी क्यों नहीं समझ रहे हो? ये सारी की सारी जो बेचैनी फीलिंग है बस, और वो स्टोमक में हो रही है, बात खत्म। इसकी डेफिनेशन को देखोगे तब हो जाएगा। वो सब अनईजी, ये वो सब बोला था ना शुरू में, वो ऐड करेंगे आप। स्टेट ऑफ एप्रीहेंशन, टेंशन और अनईजीनेस, जो कि एंटीसिपेशन की वजह से, फ्यूचर के मिसफॉर्चून की वजह से, डर से, बिना कोई क्लियर एडिक्वेट कॉज के यहां पे फील हो रही है, तब है एंजाइटी फेल्ट इन स्टोमक। नेक्स्ट इज एंक्सियस। एंजाइटी जब कोई व्यक्ति फील कर रहा है, उस व्यक्ति के लिए वर्ड यूज हो जाएगा एंक्सियस। ठीक है, एंक्सियस, समझ गए? तो क्या हुआ एंक्सियस? जो अनईजी फील कर रहा है, जो फियरफुल फील कर रहा है, जो टेंस फील कर रहा है कि क्या हो जाएगा, दैट समथिंग मे हैपन, क्योंकि क्लियर नहीं है, वो पर्सन कहलाएगा एंक्सियस, यानी कि एंजाइटी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट रूब्रिक इज एंक्सियस। एंक्सियस के बाद में है एपैथेटिक, इंडिफरेंट टू एवरीथिंग। एपैथेटिक, इंडिफरेंट टू एवरीथिंग। क्या हुआ एपैथेटिक? इसको ऐसे समझ लो आप, दोनों चीजें एक ही है, एपैथेटिक और इंडिफरेंट टू एवरीथिंग। इनडिफरेंट, डिफरेंट नहीं होना, डिफरेंट नहीं होना। क्या किसी की लॉटरी लग जाए और ना लग जाए, उसमें फर्क नहीं आएगा? अगर लॉटरी लग जाए या ना लग जाए कोई फर्क ना हो, कोई डेथ हो जाए परिवार में, नियर डियर फ्रेंड रिलेटिव की, और ना हो, कोई पेशेंट ठीक हो जाए ना ठीक हो, डिफरेंट नहीं होना चाहिए कुछ भी। ऐसा होता नहीं है ना। और जब ये हो जाए तो इनडिफरेंट, अर्थात नॉट हैविंग और शोइंग मच इमोशंस और स्ट्रेस। इमोशन का न होना या शो नहीं करना, दोनों चीजें होंगी। नॉट हैविंग और शोइंग मच इमोशन। नॉट हैविंग का मतलब हो गया है ही नहीं, और शोइंग, शो नहीं कर रहा है, तब भी ये हो गया एपैथेटिक और इंडिफरेंट। ठीक है, तो इंडिफरेंस इज हैविंग, नॉट हैविंग और शोइंग मच इमोशन और स्ट्रेस और कंसर्न। ठीक है, तो इंडिफरेंस मेडिसिन जो अपन पढ़ते हैं ना, जो ये सीपिया है, आपकी नेट्रम्यूर है, ये है ना, ये इंडिफरेंट है। अपने बच्चे को कोई परवाह नहीं है, भूखा है, प्यासा है, नहाया है नहीं नहाया है, खाना खाया है नहीं खाया है, आग में डाल देगी, ये वो करके, ये इंडिफरेंट है।
अपने हस्बैंड के प्रति उसकी कोई इच्छा नहीं है, ये हुआ, ये इंडिफरेंस है। तो इंडिफरेंस अच्छी बात थोड़ी हुई। नेक्स्ट हो गया अवर्जन टू मेंटल एंड फिजिकल वर्क। ठीक है, ये तो अपने आप में बिल्कुल क्लियर है। अवर्जन यानी कि पसंद नहीं है फिजिकल और मेंटल वर्क। क्लियर। बैशफुल एंड टिमिड। बैशफुल एंड टिमिड याद है ना, हमने मूड पढ़े थे। मूड क्या होता है, उनमें से बहुत सारे कैरेक्टर्स थे। एक था विल, तो वीक विल के लोग जो बैशफुल हैं, बैशफुल बोलते हैं सिकुड़ के अंदर बैठ जाना, ये बैशफुल होता है। बैशफुल एंड टिमिड। टिमिड क्या होता है, अपनी बात को ना कह सकना, ना नहीं कह पाना, ये टिमिड लोग होते हैं। हेलो हाय करना, ये छोटी मोटी चीजें, ये टिमिड कोई ज्यादा नहीं हुआ है, लेकिन ठीक है। हाँ, वो जो करेक्टर अगर हो गया ना पेशेंट का, ये बेसिक नेचर है, डिस्पोजिशन है, तो वो अगर हाय हेलो नहीं कर रहा है तो बीमारी के बाद भी डॉक्टर को भी नहीं बोलेगा कि मेरे को ये दर्द हो रहा है। वो टिमिड रहेगा, बैशफुल रहेगा। ठीक है, वो ढक ओढ़ के रहेगा, अपने आप को ज्यादा एक्सपोज नहीं करेगा, अपने इमोशंस को शेयर नहीं करेगा, दुख को भी नहीं बताएगा, खुशी को भी नहीं बताएगा, पेन को भी नहीं बताएगा, फीवर हुआ है नहीं हुआ ये भी नहीं बताएगा। ठीक है, थोड़ा सा बैशफुल रहेगा, तकलीफें अंदर हो सब कुछ रहा है लेकिन थोड़ा सा ढक के रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा विड्रॉवल रहेगा, आउटस्पोकन नहीं होगा, तुरंत हाय तौबा नहीं करेगा। ठीक है, तो टिमिड एंड बैशफुल, समझे। डिस्पोजिशन है ये, डिस्पोजिशन, ये एक प्लेटफॉर्म है। यहां पे एक स्टिमुलस था, एक डिस्पोजिशन थी जहां पे निकल के आ सकते थे, और वो निकल के नहीं, वो छुप के बैठे हैं। तो ये हो गया डिस्पोजिशन, टिमिड वाली, बैशफुल वाली डिस्पोजिशन है। एग्जाम्पल दिया है, उसको अपने आप पे नहीं लेना। ठीक है, क्योंकि ये बहुत कॉमनली यूज होने वाली डिस्पोजिशन है। अब जो लोग डिस्पोजिशन की बेस पे दवाई देते हैं, मैं जो लोग बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा, ध्यान रखना मेरी बात का। जो लोग डिस्पोजिशन देते हैं वो ऐसा बोलते हैं कि आप आउटस्पोकन पर्सन को टिमिड वाली दवाई नहीं दे सकते। ठीक है, मैं इससे कितना सहमत हूं मैं बाद में कभी बोलूंगा। ठीक है, समझ तो लो, समझने में कोई बुराई नहीं है, बहुत काम की है। ठीक है, एक्यूट में तो बिल्कुल यूज नहीं आती, क्रोनिक में काम की है अगर सही पकड़ में आ जाए तो। कुछ और पकड़ में ना आए तो, सही पकड़ लिया तो। समझ गए, समझो अच्छे से, बहुत ओपन माइंड से समझना है, मैं भी पूरी ताकत लगा रहा हूं समझाने की। तो टिमिड और बैशफुल को समझो। जो शाय हैं, जो इंट्रोवर्टेड हैं, जो विड्रावल रहते हैं, जो खुल के बात नहीं करते हैं, वो होते हैं टिमिड। ओके, नेक्स्ट इज कंप्लेनिंग, डिसकंटेंटेड एंड डिससेटिस्फाइड। तीन चीजें एक साथ है। कंप्लेनिंग, कंप्लेनिंग मीन्स शिकायत करना, ये क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों है, ये लाइट कम क्यों आ रही है, लाइट ज्यादा क्यों आ रही है, झपझप क्यों कर रही है, फलाना क्यों हो रहा है, हवाएं तेज क्यों चल रही है, मौसम ही बेकार है, हर चीज में उनको कमी चाहिए। आज गर्मी तेज है, देखो बरसात के बाद गर्मी आ गई, देखो बेमौसम की बरसात हो गई, न जाने क्या। मतलब उनको तो डिससेटिस्फाइड ही रहना है, संतुष्ट होना ही नहीं है। डिसकंटेंटेड, कभी भी संतुष्ट नहीं होने वाले लोग। अगर इतनी प्रैक्टिस होगी तो इतनी होनी चाहिए, इतनी है तो वो क्यों नहीं है, ये बीमारी ठीक करता हूं तो मेरे को वो क्यों नहीं ठीक करनी आती। मतलब वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होंगे। डिसकंटेंटेड, डिससेटिस्फाइड एंड कंप्लेनिंग, शिकायत बार बार करने वाले लोग। ठीक है, बहुत बहुत अच्छा रूब्रिक है। जैसे हम में से कुछ लोग सवाल करते हैं भाई ये कैसे पेशेंट मिलेगा। अगर पेशेंट आपकी क्लिनिक में ओवर क्राउडेड है तो कहेंगे जी आज तो बहुत देर लग गई। जब कोई नहीं है तो बोले खाली बैठे हो, आज कोई आया ही नहीं क्या आज। तो भाई तुम चाहते क्या हो वो बताओ, वो उनको खुद को नहीं पता होता है। डिसकंटेंटेड है वो। ठीक है, ये डिसकंटेंटेड डिससेटिस्फाइड लोग हैं। जल्दी ठीक हो जाए ना तो भी तकलीफ होती है लोगों को। बोले जी इतने जल्दी कैसे ठीक हो गया, स्टेरॉइड था क्या। भाई तू स्टेरॉइड खा के ठीक हो के बता दे। धीरे ठीक हो रहा है तब भी दिक्कत, जल्दी ठीक हो गया तब भी दिक्कत। दवाई आप कम दे रहे हो तो भी समस्या, ज्यादा दे रहे हो तो भी समस्या। और वो सेम समस्या, सेम पर्सन समस्या देगा। ऐसा नहीं है कि आज ये बोल रहा है वो बोल रहा है वो।
वो तो हो सकती है कंप्लेंट किसी की, लेकिन उसकी शिकायत बनी रहेगी। कांस्टेंट कंप्लेनिंग रहेंगे ये लोग। ये घर में भी ऐसे ही हैं, बाहर भी ऐसे ही हैं। इनसे लोग परेशान हो जाते हैं जो उनके पास रहते हैं। कंप्लेनिंग, डिसकंटेंटेड, डिससेटिस्फाइड, कभी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। नेक्स्ट इज डिस्पेयरिंग, होपलेस, डिस्करेज्ड इजीली, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ये सारा एक रूब्रिक है। डिस्पेयरिंग, डिस्पेयर, हतोत्साहित हो जाना, जल्दी हथियार डाल देना, हार मान लेना, डिस्पेयर। होपलेस, नाउमीदी, ये तो नहीं हो सकता, होम्योपैथी मेरे से बस की नहीं है, ये डिस्पेयरिंग। डिस्करेज्ड, थोड़े से रूब्रिक पढ़ के ही डिस्करेज हो जाना, नहीं भाई इतना मुश्किल लग गया, ये मेरे बस का नहीं है। डिस्करेज्ड, इजीली, जल्दी डिस्करेज हो जाने वाले लोग। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, किसमें? ना खुद में, ना दूसरों में, ना सरकार में, ना पुलिस में, ना प्रशासन में, ना खुद में, ना नेताओं में, कहीं भी उनको भरोसा नहीं होता है। ना डॉक्टर पे, ना वकील पे, डिससेटिस्फाइड, ना खुद पे। अब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, विश्वास की कमी है। लैक, जीरो नहीं है, लैक, कम होना। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, डिस्करेज्ड इजीली, होपलेस एंड डिस्पेयरिंग, ये सारे के सारे एक रूब्रिक के अंदर समाये हुए वर्ड्स हैं। नेक्स्ट इज फॉल्ट फाइंडिंग, कमी निकालने वाला, उसके जैसा ही है ये। फॉल्ट फाइंडिंग, फिनेकी एंड कॉशियस। फॉल्ट फाइंडिंग बोलते हैं हार्ड टू प्लीज लोगों को, जिनको खुश नहीं किया जा सकता। रिक्वायरिंग ए लॉट ऑफ केयर एंड अटेंशन, ये होते हैं फॉल्ट फाइंडिंग और फिनिकी लोग। कॉशियस भी यही होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? फॉल्ट फाइंडिंग, फिनिकी एंड कॉशियस। नेक्स्ट है फियरलेसनेस एंड डेयरिंग, डर का अभाव होना, डेयरिंग करना, हिम्मत रखने वाले लोग, शेर दिल वाले लोग, डेयरिंग।